आज हम दो अलग-अलग ध्रुवों की बात करेंगे जो बाजार को अपनी ओर खींच रहे हैं। एक तरफ है एआई जैसी बेलगाम टेक्नोलॉजी जो सब कुछ तोड़कर नया बना रही है, और दूसरी तरफ है रेगुलेटर्स जो लगाम कसने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस खिंचतान में एक आम कर्मचारी और निवेशक वो कहाँ खड़ा है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिर्फ दो अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही कहानी के दो पहलू हैं। मतलब इनोवेशन बनाम रेगुलेशन। एक तरफ से बदलाव की लहर आ रही है तो दूसरी तरफ से उसे काबू करने की कोशिश हो रही है। तो शुरुआत उस सबसे बड़ी लहर से करते हैं, एआई से। विनोद खोसला जैसे बड़े निवेशक कह रहे हैं कि अगले 5 साल में एआई आईटी सेक्टर की 80% नौकरियां खत्म कर देगी। ये सुनने में तो बहुत ही डरावना लगता है। हाँ, लेकिन इसमें एक मजे की बात है। एआई असल में आईटी को खत्म नहीं करेगी, बस उसका रूप पूरी तरह बदल देगी। अब तक भारतीय आईटी कंपनियों का मॉडल क्या था? यही ना कि ज्यादा कर्मचारी मतलब ज्यादा रेवेन्यू। एआई इस मॉडल को ही तोड़ रही है। अब तो एआई खुद कोड लिख सकती है, सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकती है, तो फिर हजारों इंजीनियरों की जरूरत क्यों पड़ेगी? और इसी से जुड़ा एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक एआई कंपनी एंथ्रोपिक, उसकी वैल्यूएशन भारत की टॉप आईटी कंपनियों मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब की कुल वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। पर क्या ये सेब और संतरे की तुलना करने जैसा नहीं है? एक प्रोडक्ट कंपनी है और बाकी सर्विस कंपनियां। बिल्कुल, और यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। बाजार अब सर्विस को नहीं, प्रोडक्ट को प्रीमियम दे रहा है। ये सिर्फ वैल्यूएशन का खेल नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का फर्क है। बाजार ये कह रहा है कि एक एआई प्रोडक्ट जो बिना नए कर्मचारी जोड़े लाखों लोगों को सर्विस दे सकता है, उसकी कीमत हजारों इंजीनियरों वाले मॉडल से कहीं ज्यादा है। तो भारतीय आईटी कंपनियों को अब सर्विस से प्रोडक्ट वाली सोच पर आना ही होगा। मतलब जो एआई को अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा, बाकी पीछे रह जाएंगे। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। लेकिन दूसरी तरफ सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज भी है जो फाइनेंस की दुनिया में अपने नियम सख्त कर रही हैं। उस मोर्चे पर क्या हो रहा है? हाँ, और ये भी उतना ही बड़ा बदलाव है। आरबीआई ने ब्रोकरेज कंपनियों को जो लोन मिलता है ना, उस पर नियम कड़े कर दिए हैं। अब इससे होगा क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख के शेयर खरीदने हैं, तो अब तक ब्रोकर आपको आसानी से 80,000 उधार दे देता था और आप सिर्फ 20,000 लगाते थे। इसको कहते हैं मार्जिन फंडिंग। अच्छा, तो अब क्या बदल गया है? अब आरबीआई कह रहा है कि ब्रोकर को ये उधार देने के लिए बैंक से जो पैसा मिलता है, उसके लिए ज्यादा कैश गारंटी रखनी होगी। इससे क्या होगा कि ब्रोकर के लिए उधार देना महंगा और मुश्किल हो जाएगा। नतीजा, शायद वो आपको उतना उधार ना दे पाएं। इससे एफएनओ जैसे सेगमेंट में ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब बाजार में पैसे का फ्लो कम हो सकता है। और इसका असर तो तुरंत दिखा भी। जैसे ही ये खबर आई, बीएसई का शेयर 10% गिर गया और कई ब्रोकरेज कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई। बिल्कुल, और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, सेबी भी एक्शन में है। सेबी अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स के लिए सर्किट लिमिट का नया नियम ला रहा है। ये एक तरह का सेफ्टी ब्रेक है। सोचिए, अगर किसी बुरी खबर से सब लोग अचानक गोल्ड ईटीएफ बेचने लगें तो क्या होगा? उसकी कीमत बहुत तेजी से गिरेगी। ये जो 20% का लिमिट है ना, ये उस गिरावट को एक दिन के लिए रोक देता है, ताकि लोगों को घबराहट में बेचने की बजाय सोचने का मौका मिले। मतलब एक तरफ से टेक्नोलॉजी का तूफान आ रहा है और दूसरी तरफ से रेगुलेशंस की दीवार खड़ी की जा रही है। एक आम निवेशक या कर्मचारी के लिए तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ जाए। सही पकड़ा। और यहीं से भविष्य का सबसे बड़ा सवाल भी उठता है। हम अक्सर टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन को एक दूसरे के खिलाफ देखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होगा जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराएंगी? जैसे रेगुलेटर उन एआई ट्रेडिंग सिस्टम्स को कैसे नियंत्रित करेंगे जो इंसानों से हजारों गुना तेजी से बाजार को मैनिपुलेट कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में खोजना होगा।